यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। हम कर रहे थे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1 डिविजिबिलिटी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। तो देखिए, अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक और उसके एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए, दैट मीन्स लेक्चर 3 और 4 आपने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, तो आप एक्सरसाइज 1.2 को भी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप अगर कोई भी डाउट आता है तो वहाँ पे रेफर कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो आपको यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई है, देन फिर हम इनके बेस पे ही कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहली जो आपकी डेफिनेशन है वो है यूनिट। तो यूनिट जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। आपको यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर्स लेने हैं, ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इनमें से आप ए या फिर बी को यूनिट कब कहेंगे, जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें और आपके पास 1 है। क्लियर। तो अब अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसे आप यूनिट कहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। तो नेचुरल नंबर में सिर्फ आपका ये नंबर है 1। ठीक है, जिसको हम ए बी सी को ले लो आप और बी बी सी को ले लो, क्योंकि 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, और कोई तो नेचुरल नंबर है ही नहीं ऐसा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा, 3 को 1 से करो 3, मतलब 1 तो नहीं आने वाला। तो अगर आप नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए 1 क्या है, आपकी यूनिट है। क्लियर। अब अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें किसी अनदर नंबर के साथ या उसी नंबर के साथ और हमारे पास 1 आए। तो इंटीजर्स में आपके एक तो है -1 और एक है आपके पास 1, क्योंकि -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 इंटू 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। तो दैट मीन्स आपके यहाँ पे जो यूनिट हम जिसे बोलेंगे वो है -1 एंड 1। क्लियर। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है प्राइम नंबर्स। हम सभी को पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे इंटीजर ले लिया आपने p, और ये इंटीजर कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, p इज अ नॉन जीरो इंटीजर, और इसे हम प्राइम नंबर कब कहेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये है इसमें कि ये जो इंटीजर आपने लिया है ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब ऐसा तो प्राइम नंबर होता ही नहीं ना जो 1 से छोटा हो या फिर 1 हो। तो फर्स्ट कंडीशन है कि 1 से आपका ये जो p आपने लिया है इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, ये 1 से ग्रेटर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि ये एग्जैक्टली और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे ले लो आप एग्जांपल 5। ठीक है, आपने एक लिया नंबर 5। तो अब ये एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। 1 और 5 ये दो ही नंबर से डिवाइड होता है, तो इसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, मतलब प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ 1 और खुद से ही डिविजिबल हो। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, और इन दोनों को छोड़ के उसका कोई भी तीसरा डिवाइजर नहीं होना चाहिए। हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर में, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, आपको पता ही होगा कि 2 यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है एज वेल एज प्राइम। बाकी आप जितने भी प्राइम नंबर्स लिखेंगे या फिर आप चेक भी कर सकते हैं, सारे के सारे आपके पास ऑड है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास थर्ड डेफिनेशन जो दी हुई है वो है कंपोजिट नंबर की। तो प्राइम नंबर का आप अपोजिट कर दो, आपको कंपोजिट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर के जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर हम किसे कहेंगे, जो 1 और खुद को छोड़ के बाकी और भी नंबर से डिविजिबल हो। जैसे मैं बात करूं अगर यहाँ पे 27 की, ठीक है, तो 27 ऑब्वियसली 1 और 27 इससे तो डिविजिबल हो गई। आपको इन्हें छोड़ के, मतलब इन्हें एक्सक्लूड करके, अब ये और किससे डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा। ठीक है ना, 3 9 is 27, देन 9 से भी होगा। तो ये और भी बाकी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। मींस प्राइम नंबर का उल्टा। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 और खुद से डिविजिबल होता है। कंपोजिट नंबर जो 1 और इटसेल्फ को छोड़ के, ठीक है, 1 और अपने आप को छोड़ के और बाकी नंबर से भी क्या हो, डिविजिबल। अब ये कंपोजिट नंबर भी प्राइम नंबर की तरह ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। जैसे आप यहाँ पे ले लो कंपोजिट नंबर क्यू ले लो, ठीक है, नोटेशन के लिए, तो क्यू आपका कंपोजिट नंबर है और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है,
और अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, एनी नंबर क्यू ग्रेटर देन 1। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नीदर अ यूनिट नॉर अ प्राइम इज सेड टू बी अ कंपोजिट नंबर। जो ना तो आपका यूनिट हो और ना ही प्राइम हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। काफी सारे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझा दिया है। क्लियर। नेक्स्ट इज डेफिनेशन नंबर 4 जो कि आपकी है को प्राइम। को प्राइम या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिवली प्राइम। और ये जो डेफिनेशन है ये हमने एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक में ही सीख ली थी कि को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम हम किसे कहेंगे। ठीक है, जब हम जीसीडी समझ रहे थे तो उसी के नोट्स में दिया हुआ था। तो देखिए आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक है, और उन दोनों नंबर्स का ए और बी, आपके पास ये दो नंबर्स है और इन दोनों नंबर्स का अगर हम जीसीडी फाइंड करें और वो 1 के इक्वल आता है, तो यहाँ जो आपके पास ये इंटीजर्स हैं ए एंड बी, इन्हें आप क्या कहेंगे, को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम। वेरी सिंपल। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो नंबर्स का जीसीडी आपके पास 1 आता है तो उन्हें आप क्या कहेंगे, को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम। जैसे हम यहाँ पे कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए आप ले लो यहाँ पे 19 और बी ले लो 39। ठीक है, और इन दोनों का आप जीसीडी फाइंड करो तो जीसीडी ऑफ 19 एंड 39 इज 1। ठीक है, तो यहाँ पे 19 और 39 को हम क्या कहेंगे, को प्राइम। ओके, अब यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि जरूरी नहीं है कोई भी दो इंटीजर्स आपके को प्राइम है, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों के दोनों ही आपके प्राइम हो। अब जैसे 19 और 39 ये दोनों तो प्राइम है। एक हम जैसे एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। आप एग्जाम्पल ले लो, ए आप ले लो 7 एंड बी ले लो आप 50। ठीक है, अब आप 7 और 50 इन दोनों नंबर्स का जीसीडी निकालो तो आपके पास 1 आएगा। बट यहाँ पे ठीक है 7 तो प्राइम है, 50 प्राइम है नहीं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपके जो दोनों नंबर्स हैं यहाँ पे जिनका जीसीडी 1 आता है वो दोनों ही नंबर्स प्राइम हो। यहाँ पे ये प्राइम है और ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स देखिए क्या होते हैं, पेयर होगा प्राइम्स का, ट्विन मतलब 2 है ना, यहाँ पे पेयर होगा प्राइम नंबर्स का, उसको हम कब कहेंगे कि वो ट्विन प्राइम है, इफ दे डिफर बाय 2। मीन जब उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का हो। जैसे हम प्राइम नंबर लिखते हैं, यहाँ पे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 एंड 17 देन 19 23, ये होते हैं ना सारे आपके पास प्राइम नंबर्स एंड सो ऑन। तो अब इनके बीच में अगर 2 का डिफरेंस है तो उन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहेंगे। जैसे 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो यहाँ पे 3 और 5 क्या हो गए, आपके ट्विन प्राइम्स हो गए। देन 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो 5 और 7 आपके क्या हो गए, ट्विन प्राइम्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एंड देन 7 और 11 के बीच में आपके पास 3 का डिफरेंस है तो ये ट्विन प्राइम्स नहीं है, 11 13 ट्विन प्राइम्स है। एंड देन आपके पास ये इनमें से कोई ट्विन प्राइम नहीं है। 23 के बाद क्या आता है आपका, 31 आता है ना, 23 के बाद 29 भी आता है ना। तो 29 और 31 ये आपके ट्विन प्राइम्स हैं। 31 के बाद काफी सारे और भी नंबर्स आते हैं, तो दैट मीन्स ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं आपके, जो कि 2 से डिफर करिए, मतलब जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। जैसे 5 - 3 2, 7 - 5 2, 13 - 11 2, 31 - 29 2, 2 का डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच में, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम्स। नेक्स्ट आपकी जो 6th डेफिनेशन है वो है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स, तो परफेक्ट नंबर के लिए आपको एक नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा और उसे हम परफेक्ट नंबर कब कहेंगे, जब वो किसके इक्वल हो, सम ऑफ इट्स फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ। मतलब खुद को छोड़ के जो भी उसके फैक्टर्स हैं उनके सम के इक्वल हो। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो आप ले सकते हैं किसका, 6, हाँ 6 ले लो। ठीक है, तो 6 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, यहाँ पे पहले 6 के फैक्टर्स लिखेंगे। 1 सभी का फैक्टर होता है, देन 2 देन 3 एंड देन 6 ये अपना भी फैक्टर होगा। तो ये क्या है आपके पास, 6 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 6 अभी तो नेचुरल नंबर है और ये उसके फैक्टर्स हैं। हम इसे परफेक्ट नंबर कब बोलेंगे, जब ये खुद को छोड़ के, मतलब यहाँ पे 6 को छोड़ के जो भी इसके अदर फैक्टर्स हैं उनके सम के इक्वल हो। तो अब यहाँ पे 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ गया ना उसी के इक्वल। तो 6 हमारे यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर है। तो ये होती है आपकी यहाँ पे डेफिनेशंस कंप्लीट। सो नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स पर बेस्ड थ्योरम्स। तो थ्योरम नंबर 1 है आपका, इफ p इज अ प्राइम नंबर, p आपके पास एक प्राइम नंबर है और ये आपके पास कोई भी नंबर है, देन यू हैव टू प्रूव दैट ईदर
P डिवाइड्स A, या तो P A को डिवाइड करेगा या फिर P जो है वो A से क्या होगा, को प्राइम होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो हम यहाँ पे GCD का यूज करके इसका प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पे लेट करके चलेंगे कि आपके पास ये जो P प्राइम नंबर गिवन है और A आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, इनका जो GCD है, लेट GCD ऑफ P एंड A इज इक्वल्स टू D। नॉर्मली हम D लेके चलते हैं GCD को। अब जब GCD इनका D के इक्वल है, देन कंडीशंस ऑफ GCD के अकॉर्डिंग D डिवाइड्स A एंड D डिवाइड्स P ऑल्सो। यही होती है ना कंडीशन ऑफ GCD, D A को भी डिवाइड करेगा और P को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, चलिए A तो कोई भी नंबर है, डिवाइड किया, यहाँ से हमें इतनी कुछ इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है। यहाँ पे देखो D जो है वो P को डिवाइड कर रहा है और P प्राइम नंबर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट D भी आपका, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस D डिवाइड्स P, है ना, D डिवाइड्स P एंड P इज अ प्राइम नंबर, P is a prime number, this implies that D is equals to 1 या फिर D is equals to P। ठीक है, यही आपके पास कंडीशन होती है, क्योंकि टाइम नंबर किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से या इटसेल्फ खुद से डिवाइड होता है। तो D या तो 1 के इक्वल होगा या P के इक्वल होगा, क्योंकि 1 और P ही सिर्फ आपके डिवाइजर्स होते हैं प्राइम नंबर के। ओके अब यहाँ पे इफ D इज इक्वल्स टू 1, दो केसेस होते हैं आपके, अगर या आपका D 1 के इक्वल हो या फिर इफ D इज इक्वल्स टू P या D आपका P के इक्वल हो, यही दो केसेस बन सकते हैं। अगर आपका D 1 के इक्वल होगा तो GCD ऑफ P A किसके इक्वल है, D के इक्वल, तो D की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 रख देंगे। तो GCD ऑफ P A इज इक्वल्स टू 1, कि जब दो नंबर्स का GCD 1 आ जाता है तो उन नंबर को हम कहेंगे को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम। तो यहाँ पे P और A का GCD 1 आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट P एंड A आर को प्राइम। ठीक है ना, ये क्या इंप्लाई करता है कि P और A क्या है, को प्राइम। ओके और GCD ऑफ P एंड A इज इक्वल्स टू, D की वैल्यू क्या है P, इनका GCD P के इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट P डिवाइड से लिख सकते हैं ना यहाँ से, P किसको डिवाइड करता है, A को डिवाइड करता है। क्लियर। तो यही दो आप देखिए थ्योरम में। अब देन यू हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना था आपको, P डिवाइड से, ये हो गया आपका प्रूफ, एंड P इज को प्राइम टू A, P एंड A आर को प्राइम। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 2। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज अ प्राइम फैक्टर। कोई भी नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा होगा उसका प्राइम फैक्टर होगा, या फिर इसी थ्योरम को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर अदर देन 1 हैज एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। 1 से दूसरा कोई भी नेचुरल नंबर है उसमें एटलीस्ट कम से कम एक प्राइम फैक्टर तो उसका होगा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो थ्योरम नंबर 2 में जैसे कि आपको नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, एक नेचुरल नंबर लेट कर लेंगे n। तो लेट n बी अ नेचुरल नंबर। n यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो हम ग्रेटर देन 1 ही लेट कर लेते हैं, जो हमें चाहिए वहाँ पे, यहाँ पे हम एज इट इज लेट कर लेंगे, लेट n बी अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। तो देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, ये n दो पॉसिबिलिटीज होती है यहाँ पे, या तो n आपका प्राइम हो या फिर n आपका कंपोजिट हो, है ना। तीसरी पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है, प्राइम मतलब इनका फैक्टर या तो 1 होगा या n होगा। कंपोजिट में 1 और n के अलावा भी इस नेचुरल नंबर n के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो यही आपको लाइन लिखनी है कि इफ n इज प्राइम देन n हैव फैक्टर्स 1 एंड n itself, and if n is composite number then n have factors other than 1 and n, मतलब 1 और n को छोड़ के भी और काफी फैक्टर्स होंगे n के। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूव करने के लिए n का एक फैक्टर लेके चलते हैं p, और p आपका कैसा होगा, लीस्ट फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं p b द लीस्ट फैक्टर। p क्या है, लीस्ट फैक्टर है किसका, n का। ठीक है, और ये जो लीस्ट फैक्टर है ये 1 और n से हटके है, मतलब 1 और n से अलग है, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। अब आप देखो यहाँ पे एक कंडीशन आपको ध्यान से समझनी है, अगर हम n का सबसे छोटा फैक्टर ले वो तो होगा 1, और अगर हम सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर ले वो होगा n खुद, है ना। यही होता है ना, लीस्ट फैक्टर ये होता है, ग्रेटेस्ट फैक्टर ये होता है। क्लियर। तो आपने यहाँ पे n का जो लीस्ट फैक्टर लिया है वो p लिया है, तो दैट मीन्स p इन दोनों के बीच में ही कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, 1 और n जो भी इसके ये दूसरे फैक्टर्स हैं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 और n ये जो इसके फैक्टर्स हैं, p आपने लीस्ट फैक्टर लिया है, दैट मीन्स वो इनके बीच में ही कहीं पे लाई करेगा। इस p इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n, ये कंडीशन समझ गए आप। क्लियर। और एंड p डिवाइड्स n, p क्या करेगा, n को डिवाइड करेगा, क्योंकि p क्या है, n का फैक्टर है ना, तो ऑब्वियसली p को डिवाइड करेगा ही करेगा। अब हमें प्रूव करना है कि p क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है,
तो हम इसको प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन के मेथड से। हम लेके चलेंगे कि p जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि p इज प्राइम। तो हम क्या, लेट अस सपोज, हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, लेट अस सपोज दैट p इज प्राइम। सपोज दैट p इज नॉट प्राइम, कि p प्राइम नहीं है, क्योंकि हमें कंट्राडिक्शन के मेथड से यहाँ पे प्रूव करना है। अब p प्राइम नहीं होगा तो दिस इंप्लाइज दैट p इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि p अगर प्राइम नहीं है तो p जो है ना वो कंपोजिट होगा। तो कंपोजिट का मतलब उसके जो फैक्टर्स होंगे वन और इटसेल्फ, उसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स होंगे। तो जैसे p अगर आपका कंपोजिट नंबर है तो आपके यहाँ पे p1, p2, p3 काफी सारे फैक्टर्स होंगे वन और p को छोड़ के। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे। अब ये p1 और p2 कहाँ लाई करेंगे, सेम यही वाली हम कंडीशन यूज करेंगे। अब आपके पास जो नंबर है वो है p, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 1p 1p, ऐसे ही फैक्टर्स होंगे। तो p1 और p2 आपने यहाँ पे दो अनदर फैक्टर्स ले लिए, क्योंकि कंपोजिट नंबर के वन और इटसेल्फ को छोड़ के भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आपने यहाँ पे दो फैक्टर ले लिए एग्जाम्पल के लिए। तो ये दोनों फैक्टर कहाँ लाई करेंगे, वन और p के बीच में, p1 भी और p2 भी। तो p1 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन p, सेम p2 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन p, ठीक है। और ऑब्वियसली अब जब ये p के फैक्टर्स हैं तो p इज इक्वल टू क्या होगा, p1 इंटू p2, मतलब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपका कंपोजिट नंबर आएगा p1। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे 3 और 4, ये दो फैक्टर्स है मेरे पास 12 के, तो 4 और 3 को, मतलब 3 और 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 12 वही नंबर आ जाएगा ना जिसके ये फैक्टर है। सेम यहाँ पे हमने वही लिखा है कि p1 और p2 फैक्टर्स है p के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे p आ जाएगा, ठीक है। सो इस कंडीशन से अगर हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करें, सो इससे हम ये लिख सकते हैं कि p1 डिवाइड्स p, ठीक है। p1 को आपने सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख लिया, p को आपने सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख लिया p1 का, सो दैट मीन्स p1 डिवाइड्स p, क्लियर। बट अगर हम यहाँ से देखें, इसको आप कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे यहाँ पे आप ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। p1 p को डिवाइड कर रहा है और इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं p डिवाइड्स n। अब देखो, जब p1 p को डिवाइड कर रहा है और p n को डिवाइड कर रहा है, if p1 divides p and p divides n, then p1 divides n also, क्लियर ना, p1 भी n को डिवाइड करेगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, p1 इज लेस देन p, p1 क्या है, p से लेस है। देखो हमें ना कंट्राडिक्ट करवाना है, दैट मीन्स जो हम प्रूव कर रहे हैं उसे हमें प्रूव नहीं करवाना है, एक्चुअल में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना है हमें यहाँ पे, क्लियर। तो उसी के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या आता है, इफ p1 डिवाइड्स p and p डिवाइड्स n, then p1 also divides n, क्लियर। और यहाँ से अगर हम देखें तो p1 इज लेस देन p। अब p1 p से कैसे लेस हो सकता है, p को तो आपने क्या लिया था यहाँ पे, लीस्ट फैक्टर लिया था ना p को तो आपने n का, और p क्या हो गया, बड़ा हो गया p1 से, दैट मीन्स एक p से भी लीस्ट फैक्टर निकल गया आपका n का। अब p1 n को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स p1 n का फैक्टर है, तभी तो डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है। पर आपने जो लीस्ट फैक्टर है वो तो आप लेके चले थे क्या p, पर p से भी लीस्ट निकल गया p1, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया ना। सो दैट मीन्स जो हम ले रहे थे यहाँ पे कि p कंपोजिट नंबर है, p कंपोजिट नंबर नहीं है, और p अगर कंपोजिट नंबर नहीं है तो p इज प्राइम, p कैसा होगा, प्राइम होगा। तो बस यही तो हमें प्रूव करना था कि कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर आपने यहाँ पे n लेट किया था, उसके लिए मतलब 1 से बड़ा कोई ना कोई प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट जरूर करेगा। सो दिस प्रूव्स योर थ्योरम नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 3। देखिए, इसको हम यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम के नाम से भी बोलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ p इज अ प्राइम नंबर, p आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है और p a b को डिवाइड करता है, देन इधर p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, ये आपको प्रूव करना है, क्लियर। तो जो भी कंडीशन गिवन है हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पे, p डिवाइड्स a b। तो ये आपको गिवन है, सिंस p divides ab, by the definition of divisibility we can write ab as some integral multiple of p, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ p। तो वो जो इंटीजर है वो आप ले लो यहाँ पे d, ठीक है। तो आपने ab को सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख दिया d का, और d यहाँ पे क्या है, आपका इंटीजर है, क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या सपोज कर लो कि p जो है, हमें प्रूव करना है कि p a को डिवाइड करता है, पर आप ये मान लो यहाँ पे कि p a को डिवाइड नहीं करता। जस्ट सपोज करना है, आपको मानना है यहाँ पे कि p डज नॉट डिवाइड a, p डज नॉट डिवाइड a, या आपको यहाँ पे क्या सपोज करके चलना है, लेट करके चलना है, क्लियर। अब जब देखो p a को डिवाइड नहीं करता, दिस मीन्स दैट p एंड a आर को प्राइम नंबर्स, यही है ना इसका मतलब, को प्राइम नंबर्स ही ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते।
तो और को प्राइम नंबर यहाँ पे p और a आपके को प्राइम नंबर है, तो इनका जीसीडी क्या हो जाएगा 1। अभी हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा था, ठीक है। तो जीसीडी ऑफ p एंड a इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स में काफ़ी यूज़ किया है, जीसीडी आपका 1 आ गया, तो जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं किसका, 1 का। तो जीसीडी आपका 1 है, यहाँ पे p और a का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, p में कोई भी आप अनदर इंटीजर मल्टीप्लाई कर दो, लेट्स से m, ठीक है, एंड a में अनदर इंटीजर मल्टीप्लाई कर दो n, और इन दोनों को ऐड कर दो, ये बन गया p और a का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो 1 इज इक्वल्स टू पी एम प्लस ए एन, ठीक है। अब ये आपकी जो इक्वेशन बनी है, इसके दोनों ही साइड आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b से, क्योंकि b को हमें इंक्लूड करना है, प्रूव तो हमें यही करना है ना, p डिवाइड्स a p डिवाइड्स b। ये तो हम सपोज ही करके चल दिए, p डज नॉट डिवाइड a, है ना, इसको तो हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे हमें b को इंक्लूड करना है, तो दोनों ही साइड b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पी बी एम प्लस ए बी एन। क्लियर। अब यहाँ से देखो ए बी एन है, ठीक है, ए बी की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, यहाँ से इसको आप ले लो, देखो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में आपने क्या कर दिया, बोथ साइड्स b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये तो आपका सेम रहेगा, b और पी बी एम ये सेम रहेगा। यहाँ पे ए बी एन है, इसके प्लेस पे, ए बी के प्लेस पे आप पी डी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ए बी के प्लेस पे आपने लिख दिया पी डी, और एन आपका एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब यहाँ से अगर आप देखो, दोनों में से तो आप p कॉमन ले सकते हो, ठीक है, b आपका एज इट इज रहेगा, p आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा bm प्लस यहाँ से बचेगा dn। अब ध्यान से देखो, आपने b को सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख दिया p के, ठीक है। दैट मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी p डिवाइड्स p, यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग p क्या करता है आपको, p क्या करता है आपका b को डिवाइड करता है, और यही तो आपको यहाँ पे प्रूव करना था। तो दिस कंप्लीट्स योर थ्योरम नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 4। नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम नंबर 4, जिसे हम यूक्लिड सेकंड थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। अभी हमने इससे प्रीवियस पढ़ी थी यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम, ये है आपकी यूक्लिड्स सेकंड थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। मीन्स आपको यहाँ पे बताना है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट इन नंबर होते हैं। क्लियर। तो इसको हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन के मेथड से। दैट मीन्स स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन के मेथड से प्रूव करेंगे, तो हम यहाँ पे लेट करके चलेंगे कि सपोज यहाँ पे दे रखा है द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट, हम सपोज करके चलेंगे, सपोज दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स इज फाइनाइट, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम्स क्या है आपका, फाइनाइट है। अब कंट्राडिक्शन आएगा, उससे हम प्रूव कर देंगे कि नंबर ऑफ प्राइम्स इज नॉट फाइनाइट बट इनफाइनाइट। क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम प्राइम्स ले, तो प्राइम कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 2, 3, 5, 7, 11, देन 13 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। और हम यहाँ पे लेते हैं जो आपका एट लास्ट में, मतलब जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर होगा उसे हमने ले लिया यहाँ पे p क्या है आपका, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी प्राइम्स का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। 2 × 3 × 5 × 7 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, p तक। क्लियर। तो आपने सभी प्राइम्स का प्रोडक्ट ले लिया, और ये जो प्रोडक्ट है इसको आप लेट कर लो a के इक्वल। क्लियर। अब यहाँ पे आप एक नंबर डिफाइन करेंगे b, जो कि क्या होगा, सभी प्राइम्स का प्रोडक्ट, मतलब 2, 3, 5, 7 अप टू p, और प्लस में 1। ये आपको एक ऐसा नंबर डिफाइन करना है यहाँ पे जिसमें सभी प्राइम का प्रोडक्ट होगा, और प्लस में आप क्या करेंगे 1। तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू, आप इसके ये जो सभी प्राइम्स का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स, इसकी जगह आप a लिख सकते हैं, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू a प्लस 1। अब अगर हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाले तो ये माइनस ए हो जाएगा, तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, b जो होगा वो सभी प्राइम्स का प्रोडक्ट और प्लस में 1 है, मतलब b इज इक्वल्स टू a प्लस 1। तो यहाँ से b तो क्या होगा, 1 से तो ग्रेटर ही होगा ना, ठीक है, मतलब वैल्यू देख के ही पता हमें चल रहा है, एक तो सभी प्राइम्स का प्रोडक्ट है, फिर प्लस 1 भी हो रहा है, तो b 1 से तो ग्रेटर होने ही वाला है। क्लियर ना, b इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे b आपका कोई एक नेचुरल नंबर ही है और वो 1 से बड़ा है, तो जैसे कि हमने थ्योरम नंबर 2 में ही पढ़ा था कि कोई भी नेचुरल नंबर 1 से बड़ा होता है तो उसका एक प्राइम फैक्टर तो होता ही होता है, हमने प्रूव भी किया था थ्योरम नंबर 2 में, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लो कि b ग्रेटर देन 1 है और नेचुरल नंबर है, तो b का जो प्राइम फैक्टर होगा उसको आप क्या मान लो, q, r कुछ भी मान लो, ठीक है। तो b का प्राइम फैक्टर आपने मान लिया यहाँ पे q, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर, वो पूरी आपको थ्योरम लिखनी है, प्राइम फैक्टर ऑफ b इज q, ठीक है।
मतलब पूरी थ्योरम लिखनी है कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 हैज ऑलवेज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है, एंड लेट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज क्यू। आपने यहाँ पे क्यू को प्राइम फैक्टर ले लिया। अब क्यू को आपने प्राइम फैक्टर लिया, दैट मीन्स बी जो है, मतलब क्यू जो है वो बी को डिवाइड करेगा क्योंकि वो उसका प्राइम फैक्टर है ना। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट क्यू डिवाइड्स बी, क्यू जो है वो बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्यू भी आपका क्या है, एक प्राइम फैक्टर है, और ए आपने लिया है यहाँ पे सभी, मतलब सभी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। दिस मीन्स क्यू भी इन ही प्रोडक्ट में से कहीं ना कहीं पे जरूर आएगा क्योंकि क्यू भी एक प्राइम नंबर है। तो क्या क्यू ए का फैक्टर नहीं हो गया? ए को आपने यहाँ पे लिखा है सभी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, ठीक है, और क्यू भी एक प्राइम फैक्टर है, तो क्यू भी इन्हीं में से कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो क्यू क्या हो गया, फैक्टर हो गया ए का। तो ये आपको लाइन लिखनी है कि क्यू जो है एक प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड ए इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स। तो देन क्यू इज अ फैक्टर ऑफ, क्यू इज अ फैक्टर ऑफ ए, क्यू ए का फैक्टर हो गया। अब क्यू ए का फैक्टर है, दिस इंप्लाइज दैट क्यू डिवाइड्स ए, क्यू ए को डिवाइड करेगा। अब यहाँ से देखो क्यू डिवाइड्स बी और यहाँ से क्यू डिवाइड्स ए, देन क्यू डिवाइड्स देयर डिफरेंस ऑल्सो, ठीक है। तो देयरफॉर क्यू डिवाइड्स, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी में से आप ए को माइनस करो तो बी माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ से देखो बी माइनस ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो आप यहाँ से लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट क्यू डिवाइड्स 1, क्यू 1 को डिवाइड करा है। पर क्यू क्या था आपका यहाँ पे, प्राइम नंबर था, और प्राइम नंबर तो हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, तो वो 1 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि क्यू आपका प्राइम नंबर है और वो 1 को क्या करे, डिवाइड करे, विच इज इम्पॉसिबल। तो जो हमने यहाँ पे सपोजिशन ली थी कि नंबर ऑफ प्राइम इज फाइनाइट, ये आपकी गलत है। सो ये सपोजिशन आपकी रॉन्ग प्रूव हो गई। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ प्राइम्स होते हैं, द नंबर ऑफ प्राइम्स इज, हम तो लेके चले थे फाइनाइट, पर कंट्राडिक्शन आके क्या हो गया, द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। तो यही आपको प्रूव करना था, हमने कंट्राडिक्शन के मेथड से प्रूव कर दिया। देखो आपको समझ में तो आ ही गया होगा, लिखने का जो कैसे हम लिखेंगे, किस मेथड से लिखेंगे, वो बुक में एकदम क्लियर दिया ही हुआ है, और मैंने वर्बली तो बोल ही दिया है आपको, ठीक है। तो आप इसका जो भी मेथड है वो आप बुक से लिख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसको लिखना है अच्छे से वो आप बुक से देखेंगे। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें देखिए आपको स्टेटमेंट क्या दी गई है, एवरी नंबर n ग्रेटर देन 1, कोई भी आपके पास नंबर है n जो कि 1 से बड़ा है, आपको शो करना है कि हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे, सिर्फ एक तरीके से, और वो तरीका ये नहीं होना चाहिए फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, मतलब जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर एक्चुअली आते हैं वो ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंट ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक नेचुरल नंबर लेट करेंगे, लेट n इज ग्रेटर देन 1 बी एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। आपने कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लिया जो कि क्या है, n ग्रेटर देन 1। अब जैसे कि हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था, कोई भी नेचुरल नंबर अगर ग्रेटर देन 1 हो तो उसका एक ना एक प्राइम फैक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहाँ पे मान लो पहले आप थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि n का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, p1। तो प्राइम फैक्टर ऑफ n, n प्राइम फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे p1, ओके। p1 आपने क्या ले लिया, इनका प्राइम फैक्टर ले लिया। अब जब p1 इसका प्राइम फैक्टर है, सो दिस इंप्लाइज दैट p1 डिवाइड्स n, p1 n को डिवाइड करेगा, एंड देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n को सम इंटीग्रल मल्टीपल लिख सकते हैं p1 का, ठीक है। तो वो जो इंटीजर आप लोगे यहाँ पे वो आप ले लो n1, क्लियर। में अलग ऑर्डर में लाना है तो हम स्टार्टिंग से एक ऐसे ऑर्डर में चलेंगे जो कि डिफरेंट हो। तो यहाँ से आपने लिख लिया n को लिख लिया सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ p1, जहाँ पे n1 क्या है आपका, इंटीजर है, क्लियर। और यहाँ पे इतना तो आपको पता ही है, वेयर n इज ग्रेटर देन n1, n जो है वो n1 से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि n को आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लिख रखा है। तो ऑब्वियसली 12 को आप 3 इंटू 4 लिखो तो 12 4 से तो बड़ा ही है ना, और 3 से भी बड़ा है, ठीक है, इनके फैक्टर से तो बड़ा ही होगा जो भी आपका ये n है। तो n इज ग्रेटर देन n1। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो n1 आपका क्या हो, 1 के इक्वल हो, या n1 1 से ग्रेटर हो। लेस देन 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लेना है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपका n 1 के इक्वल हो जाता है, देन इफ n1 इज इक्वल्स टू 1, n1 1 के इक्वल होता है तो आप n1 को यहाँ पे 1 रखो तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू p1, ठीक है। तो आपने यहाँ पे n को एक्सप्रेस कर दिया ऐसे प्राइम की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे तो रिजल्ट प्रूव होता है।
बट इफ n1 इज ग्रेटर देन 1, अगर n1 1 से बड़ा होता है, देन अगेन बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 2, तो कोई ना कोई प्राइम फैक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा। हम यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 का यूज करेंगे। तो आप ले लो n1 का जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर ऑफ n1 का प्राइम फैक्टर ले लो यहाँ पे p2 आपका n1 का प्राइम फैक्टर है। दिस इंप्लाइज दैट p2 डिवाइड्स n1, p2 क्या करेगा, n1 को डिवाइड करेगा। एंड देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आप क्या लिख सकते हो, n1 को सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ p2, तो n1 को आप लिख सकते हो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ p2, और वो इंटीजर आप ले लो यहाँ पे n2 आपने क्या ले लिया यहाँ पे इंटीजर, मतलब लूप में चलने वाली है ये प्रोसेस। ठीक है, प्रूफ में इतना कुछ होनी है, एक स्टेप समझ लिया, वैसे ही आपके सारे स्टेप्स होंगे। क्लियर। और यहाँ पे ये आप जरूर लिख देना n1 इज ग्रेटर देन n2, n1 जो है आपका वो n2 से ग्रेटर है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू p1 n1, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। एंड ये जो आया आपका इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से आप n1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू p1, n1 के प्लेस पे आप पुट करेंगे p2 n2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p2 n2। अब n को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ही है ना। अब यहाँ पे आप n2 के लिए सेम ऐसे ही चेक करेंगे, n2 या तो 1 के इक्वल हो सकता है या ग्रेटर देन 1 हो सकता है। अगेन वही सेम जो यहाँ पे हमने प्रोसेस करी है ना, सेम वही सेम है। तो इफ n2 इज इक्वल टू 1, n2 अगर 1 के इक्वल होता है, दिस इंप्लाइज n क्या हो जाएगा आपका p1 p2, लिख दिया आपने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसी फॉर्म में लिखना था। बट अगर आपका n2 यहाँ से ग्रेटर देन 1 होता है, तो जैसे हमने प्रोसेस की थी उसी को ही रिपीट करेंगे। कैसे, इफ n2 इज ग्रेटर देन 1 देन अगेन बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 2 आपका कोई ना कोई एक प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करेगा। उस प्राइम फैक्टर को आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे आपने p1 p2 लिया था दो में, आप यहाँ पे ले लो p3, है ना। तो p3 फैक्टर है n2 का, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ n2 इज p3, देन p3 डिवाइड्स n2, p3 n2 को डिवाइड करेगा। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी यू कैन राइट n2 एज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ p3, और वो जो इंटीजर आप लोगे उसे आप ले लो यहाँ पे n3 क्या ले लिया आपने यहाँ पे इंटीजर, और ये जरूर लिखेंगे आप वेयर n2 इज ग्रेटर देन n3, n2 क्या होगा, n3 से ग्रेटर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को ले लो आप 3 और इस वाली इक्वेशन को ले लो 4, तो इक्वेशन नंबर 4 से n2 की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू p1 p2 तो था ही, और n2 की जगह पे p3 n। ठीक है। और यहाँ पे आप बता देंगे वेयर जो आपका यहाँ पे n1 है इज ग्रेटर देन n2 n3, मतलब ये ग्रेटर है क्योंकि और प्रोसेस लूप पे रिपीट होती रहेंगी, ऐसे ही n3 n4 से ग्रेटर होगा, तो ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होती रहेंगी और कुछ स्टेप्स के बाद, क्योंकि n आपका यहाँ पे फाइनाइट है, तो आफ्टर सम स्टेप्स ये प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अगर हम इसको जनरलाइज करके लेके चले तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर जैसे यहाँ पे ले रहे हैं p1 p2 p3, है ना। तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लिया प्राइम फैक्टर p2, उससे पहले p1, फिर यहाँ पे हमने लिया p3, है ना। तो यहाँ पे आपके p1 p2 p3 p4 अप टू आप ले लो यहाँ पे pk तक। ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर हम इसी फॉर्म में जनरलाइज करके लिखें तो n इज इक्वल्स टू p1 p2 p3, तो यहाँ कहाँ तक जाएगा p1, देन फिर p2 p3 अप टू pk तक जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका n1 था, फिर n2 आया, फिर यहाँ पे n3 आया, ऐसे n4 n5, ये भी कहाँ तक जाएगा आपका nk तक। क्लियर है ना। इस फॉर्म में लिखना है, ये फॉर्म में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, p1 इंटू p2 इंटू p3, तो ये भी हमने सारे कैसे लिखे, मल्टीप्लीकेशन में लिखे। क्लियर। और यहाँ पे आप nk को क्या ले लो 1, वेयर nk इज इक्वल्स टू 1, तो अब nk को तो 1 लेना ही पड़ेगा ना आपको यहाँ पे। ठीक है। तो n को आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, p1 p2 p3 p4 अप टू कहाँ तक, pk तक। क्लियर ना। तो यही तो हमें करना था। देखिए आपके इसमें थ्योरम के स्टेटमेंट में n आपके पास ग्रेटर देन 1 कोई भी यहाँ पे नंबर है और इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्लियर। तो ये हो गई आपकी यहाँ पे थ्योरम प्रूव। अब इसके एक और पार्ट है जिसमें इसकी यूनिकनेस दिखाई गई है, तो उसको प्रूव करते हैं। हम यहाँ पे इस थ्योरम की यूनिकनेस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने स्टेटमेंट में पढ़ा, थ्योरम की स्टेटमेंट में वहाँ पे क्या लिखा था कि कोई भी नंबर आपका ग्रेटर देन 1 है उसको आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लेकिन वो फॉर्म सिर्फ एक ही होनी चाहिए, दैट मीन्स यूनिक होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कहीं दूसरी फॉर्म तो नहीं है जिसमें हम किसी भी नंबर n ग्रेटर देन 1 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे यूनिकनेस प्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिकनेस प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, एक अनदर सेट ऑफ प्राइम्स हम ले लेंगे। ठीक है।
और जो भी अनदर सेट ऑफ प्राइम्स लेंगे उसको जो भी प्रीवियस सेट ऑफ प्राइम लिया था उसके इक्वल शो करेंगे। तो इक्वल शो करेंगे दैट मीन्स सिर्फ एक ही सेट ऑफ प्राइम के इक्वल आप उस नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ऐसे यूनिकनेस आपकी प्रूव होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे लेट कर लो, कोई भी अनदर सेट ऑफ प्राइम्स आपने ले लिया, लेट अनदर सेट ऑफ प्राइम्स, अनदर सेट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, पहले हमारा क्या था P1 P2 P3 अप टू Pk इस टाइप से। अब यहाँ पे आप ले लो Q1 Q2 Q3 अप टू QR तक। ठीक है, अब ये भी सेट ऑफ प्राइम्स है, तो जो भी हमने नंबर लिया था n ग्रेटर देन 1, यहाँ पे हम n को किसके इक्वल लिख देंगे, Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 इंटू Q4, है ना, अप टू QR इस फॉर्म में लिख देंगे ना, क्योंकि n क्या था, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दो चीज प्रूव करनी है। पहली चीज कि यहाँ वहाँ पे जो हमारे क्या था P1 P2 P3 अप टू Pk वो सभी इसके इक्वल हो जाए, P1 Q1 के इक्वल हो जाए। किस तरीके से, क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पे कि P1 Q1 के इक्वल हो जाए, P2 Q2 के इक्वल हो जाए, है ना। ऐसे करते करते आपका जो Pk है वो QR के इक्वल हो जाए। क्लियर। और एक आपको ये फर्स्ट चीज आपको ये प्रूव करनी है, ऐसे चलता रहेगा। सेकेंड चीज आपको प्रूव करनी है कि K आपका किसके इक्वल हो जाए, R के इक्वल। ठीक है, तो लास्ट का जो Pk है और यहाँ पे QR है, तो KR के इक्वल हो जाएगा, तो आपकी लास्ट टर्म जो भी है वो भी इक्वल हो जाएगी। क्लियर ना। तो इन्हें इक्वल करने के लिए बहुत ही इजी से स्टेप्स यहाँ पे देखो, n के आपके पास अभी आपने ये वैल्यू लेट करी है, प्रीवियस जो हमने प्रूव किया उसमें n की क्या वैल्यू थी, P1 P2, है ना, P1 डॉट P2, फिर P3 P4 अप टू कहाँ तक थी, Pk तक। क्लियर। अब ये भी n की वैल्यू, ये भी n की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। देखो पहले क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू कहाँ तक, QR तक इज इक्वल्स टू ये क्या वैल्यू है आपके पास, P1 P2 P3 P4 अप टू Pk तक। ये दोनों वैल्यूज आपने इक्वेट कर दी, दोनों n की वैल्यू है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने Q1 Q2 अप टू ये जो है QR, इसको सम इंटेग्रल मल्टीपल लिख दिया किसका, P1 का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, P1 डिवाइड्स किसे, Q1 Q2 Q3 अप टू कहाँ तक, QR तक, है ना, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करके। क्लियर। अब यहाँ पे जब P1 हम लिख रहे हैं, P1 डिवाइड्स दिस, तो कम से कम P1 में से एक ना एक को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो जनरल हम क्या ले सकते हैं, दिस इम्प्लाइज P1 डिवाइड्स Q1, कि P1 जो है ना वो Q1 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जनरली। अब यहाँ पे P1 Q1 ये मतलब सारे के सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, P1 डिवाइड्स Q1 एंड Q1 इज अ प्राइम नंबर, तो दैट मीन्स P1 भी कैसा होगा आपका, P1 किसी भी प्राइम नंबर को डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट P1 या तो आपका 1 के इक्वल होगा या फिर P1 आपका Q1 के इक्वल होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर्स 1 और वो खुद ही होता है। तो Q1 के फैक्टर या तो 1 होगा या Q1, और P1 इस Q1 को डिवाइड कर रहा है, तो P1 भी या तो 1 होगा या फिर Q1 होगा। यही हमने दो केसेस लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट P1 तो 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जब भी जितने भी हम प्राइम्स लेके चल रहे हैं वो ग्रेटर देन 1, जितने भी प्राइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से ग्रेटर ही होते हैं। तो P1 1 के इक्वल तो नहीं हो सकता, P1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो बचा क्या, P1 किसके इक्वल होगा आपका, Q1 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे P1 इज इक्वल्स टू Q1। अब ये जो आपकी इक्वेशन है ना, जहाँ पे आपने n की वैल्यू को इक्वेट करा है, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो P1 इज इक्वल्स टू Q1, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इसको ले लो 2 यूजिंग 2 in 1। तो यहाँ पे ये Q1 है, Q1 के प्लेस पे आपको क्या रखना है, P1 रखना है। ठीक है, Q1 इज इक्वल्स टू P1 है, तो Q1 के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, P1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 फिर Q2 Q3 Q4 अप टू QR तक, और राइट हैंड साइड आपके एज इट इज रहेगी P1 P2 P3 P4 अप टू Pk तक। अब यहाँ पे देखो P1 से P1 हो गया कैंसिल, क्या बचा, दिस इम्प्लाइज दैट Q2 Q3 और Q4 अप टू कहाँ तक, QR तक, ये आपका किसके इक्वल है, P2 P3 P4 अप टू Pk तक। क्लियर। अब जैसे यहाँ पे हमने इस प्रोसीजर का यूज़ करा, इसी मेथड का यूज़ करके आप जैसे हमने यहाँ पे प्रूव करा P1 को Q1 के इक्वल, ऐसे ही आप P2 को Q2 के इक्वल प्रूव कर देंगे ना, P2 इज इक्वल्स टू Q2, देन ऐसे ही P3 इज इक्वल्स टू Q3। इजी सा ही मेथड है ना, बस डिविजिबिलिटी का यूज़ करना है आपको यहाँ पे। क्लियर। और ऐसे ही P4 इज इक्वल्स टू Q4। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो हमें यूनिकनेस में प्रूव करनी थी ये तो हो गई हमारी प्रूव। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि K इज इक्वल्स टू R। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है कि K इज इक्वल्स टू R। ठीक है, इफ पॉसिबल आप K को लेस देन R ले लो।
ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हम वही कंट्राडिक्शन वाला मेथड लगाने वाले हैं। तो इफ पॉसिबल लेट के इज लेस देन आर, आपने के को क्या ले लिया, आर से लेस ले लिया। अब जैसे P1 से P1 कैंसिल हुआ है, देन P2 से P2 कैंसिल होगा, P3 P4, मतलब P वाले तो आपके कैंसिल होते रहेंगे ना, ठीक है। तो एक साइड में जहां आपकी P वाली टर्म्स है ये कैंसिल होके आपकी सारी क्या बन जाएंगी, मतलब आप ये सारी P टर्म्स जो है आपकी वो कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, जब हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे और करते रहेंगे। और यहाँ पे जो आपके बचेंगे टर्म्स वो बचेंगे सारी Q वाली, तो किस फॉर्म में बचेंगे, जैसे Q R तक है तो हमें यहाँ पे K के टर्म्स में लिखना है, ये चीज आप ध्यान रखना, किसके टर्म्स में, K के टर्म्स में, ओके, क्योंकि यही हमें प्रूव करना है ना, K इज इक्वल टू R, तो K तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जैसे जो भी आपके बचेंगे Q वाली उनको आप ऐसे लिख लो, पहले Q K+1, देन Q K+2, देन Q K+3, अप टू जो आपकी टर्म्स है कहाँ तक है, Q R तक, और राइट हैंड साइड आपका 1 है क्योंकि सारी P वाली टर्म्स कैंसिल हो चुकी हैं। क्लियर। तो अब हम इन सभी को देखो क्या लिख सकते हैं हम इन्हें, ये सारे के सारे हैं तो प्राइम फैक्टर्स जो कि 1 से ग्रेटर है, तो हम इनको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ R माइनस K प्राइम फैक्टर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि ये टोटल आप इनका जनरल करोगे तो कितने फैक्टर्स निकलेंगे आपके, कितने नंबर होगा, R माइनस K, ठीक है। यहाँ पे ये R है और R एक्चुअल में R-1 फैक्टर्स, क्योंकि एक तो आपका अलग से भी फैक्टर हो गया ना, तो यहाँ पे देखो R-1, ठीक है, प्लस में K+1, तो 1 से तो 1 कैंसिल, यहाँ पे कितने फैक्टर्स बचेंगे, R-K, ठीक है। यहाँ पे ना हम R-1 फैक्टर्स लेंगे क्योंकि एक फैक्टर आपका स्टार्टिंग में अलग से भी तो चल रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे R-K आपके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ R-K प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स तो है ही आपके, स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं, n के इक्वल भी यही लिया था, ईच ग्रेटर देन 1, ईच ग्रेटर देन 1, ऐसे ग्रेटर देन ही लिखना, इज इक्वल्स टू 1, ये आपका किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब एक चीज बताओ, R-K प्राइम फैक्टर और 1 से ग्रेटर है, क्या ये पॉसिबल है, हम तो K को किसके इक्वल, मतलब K को तो हम R से लेस लेके चले हैं, अब जब R K से कम होगा तो आपके पास यहाँ पे कुछ मतलब नेगेटिव ही वैल्यू आएगी, तो ग्रेटर देन 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि K क्या है, R से लेस है, तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया ना, तो दैट मीन्स K इज नॉट लेस देन R, ठीक है। इन द सेम वे हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि K R से ग्रेटर भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से जैसे K इज नॉट लेस देन R आपने प्रूव करा, तो ऐसे लेके चल देंगे K इज ग्रेटर देन R, ठीक है, K इज ग्रेटर देन R लेके चलेंगे, और इसी सेम वे में हम प्रूव करेंगे कि K R से भी ग्रेटर नहीं हो सकता, कंट्राडिक्शन ला देंगे, ठीक है। तो जब K R से लेस भी नहीं हो सकता और R से ग्रेटर भी नहीं हो सकता तो क्या होगा, K R के इक्वल ही तो होगा, ठीक है ना। जब लेस नहीं हो सकता, ग्रेटर नहीं हो सकता, तो हैंस K किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही तो आपको प्रूव करना था, तो दैट मीन्स यहाँ पे यूनिकनेस में आपने क्या प्रूव कर दिया, भले ही आप 2 सेट लेके चले लेकिन वो दोनों के दोनों सेट आपके इक्वल आ गए, दैट मीन्स कोई भी आपके पास नंबर है ग्रेटर देन 1, आप उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो जो आपका होगा, जो आप उसको एक्सप्रेस करेंगे वो एक यूनिक वे होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। ये फॉर्म आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्जाम में आपके कंपल्सरी क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये फॉर्म पूछी जाती है 1 या 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। देखिए इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप इजीली समझ सके कि ये फॉर्म किस तरीके की होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 450, ठीक है, इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, जैसे 450 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। ये जो है 450 की मैंने कैनोनिकल फॉर्म लिखी है, ओके। तो यहाँ पे आप समझिए कैनोनिकल फॉर्म होती क्या है, कोई भी आपके पास नंबर होगा n जो कि 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है, और अगर हम इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिखना चाहें तो उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, P1 डॉट P2 डॉट P3 अप टू ये चलेगा आपका Pk तक, ये प्राइम नंबर्स होंगे, और इनकी जो एक्सपोनेंट्स होंगे, इनकी जो पावर्स होंगी वो सभी पावर्स होंगी पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब P1 इसकी पावर आप ले लो अल्फा 1, P2 रेज टू अल्फा 2, P3 रेज टू अल्फा 3, और इन द सेम वे Pk रेज टू अल्फा k। तो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म, क्लियर। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं आपकी, एक तो P1 P2 P3 सारे के सारे आपके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे, क्लियर, और P1 आपका लेस देन होगा P2 से, मीन्स जो प्राइम फैक्टर सबसे छोटे होंगे वो आपको पहले लिखने हैं, देन उनसे ग्रेटर,
देन P2 इज लेस देन P3, P3 इज लेस देन P4, ऐसे चलता रहेगा आपका लेस देन Pk। क्लियर। और सेकेंड आपकी कंडीशन है यहाँ पे जो होंगे ना आपके अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू कहाँ तक, अल्फा k तक, ये सारे के सारे आपके होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया, बस आप फॉर्म याद रखो कि स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म किस तरीके से होती है आपकी, P1 रेज टू अल्फा 1 मल्टीप्लाई P2 रेज टू अल्फा 2 P3 रेज टू अल्फा 3 अप टू Pk रेज टू अल्फा k। क्लियर। अब यहाँ पे इसका यूज करके GCD और LCM भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, लेट आप पहले दो कैनोनिकल फॉर्म ले लो, यहाँ पे मतलब दो नंबर्स लिए आपने x और y, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 1 होंगे, और इनकी कैनोनिकल फॉर्म लिखो जनरली, जैसे x की हो गई आपके ऐसे P1 अल्फा 1 मल्टीप्लाई P2 अल्फा 2 मल्टीप्लाई P3 अल्फा 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, Pk अल्फा k तक। क्लियर। और y के आप कैनोनिकल फॉर्म कैसे ले लो, ये प्राइम तो आपके सेम ही रहेंगे, इनकी पावर्स डिफरेंट हो जाएंगी। अब अल्फा के प्लेस पे आप ले लो बीटा, P1 रेज टू बीटा 1 डॉट P2 रेज टू बीटा 2 डॉट P3 रेज टू बीटा 3 अप टू Pk रेज टू बीटा k। क्लियर। और यहाँ पे आपकी जो पावर्स होंगी वो क्या होंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे जो अल्फा k है आपका और जो बीटा k है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। पावर्स आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ये भी हमने क्या इसमें भी देखा है ना स्टैंडर्ड फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म की डेफिनेशन में। तो अब अगर यहाँ से आप GCD निकालोगे एक्स वाई का तो ऐसे ही होगा, GCD ऑफ एक्स वाई, और LCM निकालोगे एक्स वाई का तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ऐसे शो करते हैं। तो GCD आप कैसे निकालोगे एक्स और वाई का, सिंपल, आपके देखो ये जो प्राइम्स है ये तो इक्वल ही है, तो आपको लिखना है ये P1 ओके P1 अल्फा 1 और बीटा 1 का मिनिमम जो होगा, मिनिमम ऑफ अल्फा 1 एंड बीटा 1 मल्टीप्लाई में, अब P2 है आपका, P2 मिनिमम ऑफ अल्फा 2 एंड बीटा 2। क्लियर। यहाँ पे ये 2 यहाँ पे अल्फा 2 एंड बीटा 2 अब तो ऐसे करते करते आपका कहाँ तक जाएगा, Pk मिनिमम ऑफ अल्फा k बीटा k। क्लियर। अब यहाँ पे आप अगर ये निकालो LCM निकालोगे तो क्या होगा, बाकी सारा सेम रहेगा, मिनिमम की जगह मैक्सिमम हो जाएगा P1 मैक्सिमम ऑफ अल्फा 1 बीटा 1। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय P2 मैक्सिमम ऑफ अल्फा 2 बीटा 2 अप टू कहाँ तक जाएगा, Pk मैक्सिमम ऑफ अल्फा k एंड बीटा k। ठीक है, तो ये जो भी आपका LCM है, GCD है, LCM है और जो भी कैनोनिकल फॉर्म है, ये आपके आगे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस में यूज होगी, तो आप इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, और कंपलसरी क्वेश्चन में तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता ही है, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। क्लियर ना। तो ये होता है आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक कंप्लीट। नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।